चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बिजनेस रिस्क, मीनिंग, नेचर एंड कॉजेस। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्क होता क्या है। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल ऑकरेंस। रिस्क क्या है? जहाँ पर लॉस होने के चांसेस हैं, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो सकता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें फ्यूचर का नहीं पता, कल सुबह क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे अगले दिन क्या होगा, हम कुछ भी पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकते। सर्टेनिटी जहाँ पर होने के चांसेस नहीं होते, जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। रिस्क इज नॉट लॉस बट इट पॉसिबिलिटी। रिस्क को हम ये नहीं कह सकते कि लॉस होगा ही होगा, बल्कि वहाँ पर हम ये बोलते कि पॉसिबिलिटी है कि रिस्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम कहें कि एक बिजनेसमैन सेल करना चाहता है अपनी यूनिट 200 से बढ़ा के 300, बट उसको एक्चुअल में नहीं पता कि वो सेल होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। वहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी। अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। मीन्स मदर ऑफ रिस्क मीन्स कि अनसर्टेनिटी है, कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, फ्यूचर के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। रिस्क में भी डिक्लाइन इन सेल ड्यू टू सडन चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जैसे एक बिजनेसमैन अपना टारगेट लेके चलता है कि अगले 5 दिनों में उसको अपनी सेल को 5% इंक्रीज करना है, बट वहाँ पर चांसेस हैं रिस्क होने के। सेल इंक्रीज होने की बजाय क्या हो सकती है, डिक्लाइन भी हो सकती है, कुछ भी चेंज आ सकता है मार्केट के अंदर। हो सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे हमारी कंपटीटर फर्म, जो भी राइवल बिजनेस है, वो अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं बिजनेस के अंदर, तो जो बिजनेसमैन ने सोचा था कि उसको 5% सेल्स इंक्रीज करनी है, वो डिक्लाइन भी हो सकती है ड्यू टू द चेंज इन दी टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, entry of many competitor in the market and stopping of production due to workers। हमने ये तो बोल दिया कि हमें 5% सेल इंक्रीज करनी है, बट वो डिक्रीज भी हो सकती है किसकी वजह से? अगर वर्कर स्ट्राइक पर चले जाएं तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी। तो जब प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करेगा मार्केट में? तो यहाँ भी एक रिस्क का कारण क्या है? स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द वर्कर्स। रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, कि हम बोल तो देते हैं कि रिस्क होगा, बट जरूरी नहीं कि वहां पर लॉसेस भी हो, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो रिस्क दोनों डायरेक्शन में हमें लेके चलना पड़ता है, प्रॉफिट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क इन ऑर्डर टू स्टडी बिजनेस रिस्क। देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स which explain what is the nature of business risk. First point, risk is the uncertainties. Uncertainties can either be human, business और natural, कि जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि रिस्क किसकी वजह से हो रहा है। रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो ह्यूमन बींग की वजह से भी हो सकती है, बिजनेस की प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से भी हो सकती है, कुछ नेचुरल क्लैमिटीज होती है उनकी वजह से भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट में बोला ह्यूमन अनसर्टेनिटी। ह्यूमन अनसर्टेनिटी जैसे स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने, थेफ्ट हो गई, बिजनेस की जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, जहाँ पर ऑपरेशनल लेवल चल रहा है बिजनेस का, वहाँ पर किसी ने चोरी कर दी, या फिर कुछ मशीनें खराब हो गई, तो कुछ भी चांस हो सकता है। तो ये है रिलेटेड टू ह्यूमन अनसर्टेनिटी। बिजनेस अनसर्टेनिटी, रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड, चेंज इन प्राइस ड्यू टू दी change in the taste of the consumer, due to change in the fashion, क्विकली चेंज इन द फैशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कंपटीटर मार्केट में आ गए। नेचुरल अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है? अर्थक्वेक आ जाना, ड्रॉट हो जाना, स्नोफॉल की वजह से। तो रिस्क क्या है? अनसर्टेन है। सेकेंड पॉइंट, रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, कि जहाँ पर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो सेलिंग परचेजिंग कर रहा है, या फिर कैपिटल गुड्स बना रहा है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, किसी भी टाइप का अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ पर रिस्क होने के चांसेस हर टाइप के बिजनेस में अवेलेबल होता है। द ओनली रीजन फॉर रिस्क इज दैट बिजनेस इज कैरिड फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। रिस्क का चांस क्या है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कैरी किया जाता है, चाहे 1 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो जब हम अगले आने वाले टाइम पीरियड के लिए बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो
वहाँ पर रिस्क होने के भी चांसेस की सर्टेनिटी बनी रहती है, क्योंकि फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन। फ्यूचर के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम बस वहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सेल्स होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितने कस्टमर्स डिमांड कर सकते हैं। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन। रिस्क कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड। हम रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल हम खत्म नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। कि रिस्क कितना होगा ये टोटली डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पर। अगर स्मॉल लेवल का बिजनेस चलाया जा रहा है तो डिग्री ऑफ रिस्क इज लेस, मीन्स वहां पर रिस्क होने के भी कम चांसेस होते हैं। अगर बड़े लेवल का बिजनेस है तो उसके कंपैरिजन में रिस्क होने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही रिस्क होगा, उतने ही प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं और उतने ही लॉस होने के चांसेस होते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कम लगाया है तो रिस्क होने के भी चांसेस कम होंगे और प्रॉफिट होने के भी चांसेस उसी के अकॉर्डिंग होंगे। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। कि प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना हम रिस्क लेके चलते हैं। हमने कहा कि हम 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही हम प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही रिस्क एस्टिमेट होता है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट फैक्टर, कि जितना बड़ा हम रिस्क लेके चलेंगे उतना बड़ा ही प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, रिस्क इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। द अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिस्क। कि रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, कि हम कस्टमर से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं या इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर कस्टमर से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिस्क भी उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा कि कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कितना चेंज आया, कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म से। कि अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाता है तो जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वजह से कितना लॉसेस बियर करना पड़ेगा ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। हमने नेचर तो पढ़ लिया कि नेचर किस तरीके का होगा, बिजनेस में रिस्क होने के चांसेस कैसे हो सकते हैं, किस वजह से होगा और कितना रिस्क हो सकता है। अब रिस्क किसकी वजह से होता है, कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन को रिस्क बियर करना पड़ता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। दीज रिस्क कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेज, ऑपरेशनल डिस्टर्बेंस और even business failure. Business risk arise due to uncertainty. Uncertainty is when it is not known what is going to happen in future. ठीक है, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेचुरल कॉजेज क्या है, ह्यूमन कॉजेज क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज क्या है, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन को बहुत भारी मात्रा में नुकसान बियर करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉजेज क्या है बिजनेस में, किसकी वजह से रिस्क होता है बिजनेस में। आर इवेंट आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। नेचुरल कॉजेज आर दोज कॉजेज विच आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द ह्यूमन बींग, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली डिजास्टर हैं, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ड्रॉट, वाइल्ड फायर, विच कैन कॉज फिजिकल डैमेज, लॉस ऑफ एसेट्स एंड डिस्ट्रप्शन टू ऑपरेशन। नेचुरल कॉजेज को कोई भी वर्कर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचुरल क्लैमिटीज से रिलेटेड हैं, जैसे अर्थक्वेक है। डिसप्लेसमेंट कैन डैमेज बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। अर्थक्वेक होने की वजह से क्या हो सकता है, पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है। फ्लड, राइजिंग वाटर लेवल कैन इनहुनेडेट बिजनेसेस, डिस्ट्रॉय इन्वेंट्री, डिस्टर्ब सप्लाई चेन। कई बार फ्लड की वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, जो ऑपरेशनल प्रोसेस चलती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो स्टॉप हो जाती हैं। किसकी वजह से, फ्लड की वजह से। हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, गोदाम में होता है, वेयर हाउसेज में होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। थर्ड है साइक्लोन, टोर्नाडोज, हाई विंड, हैवी रेन एंड स्ट्रॉम सर्ज कैन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ड्रॉट, वाइल्ड फायर, कि इतनी आग लग जाना कि जिसकी वजह से पूरी बिजनेस ऑपरेशन की प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो जाती, पूरी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ठीक है, वाटर शॉर्टेज कैन इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज दैट रिले ऑन वाटर रिसोर्सेज।
ड्रॉट की वजह से क्या होता है कि जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है और हमारा ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पर ऐसी बिजनेस प्रोसेस चल रही है, बिजनेस ऑपरेशन प्रोसेस चल रही है जिसमें पानी की नीड है, लेकिन वाटर ही अवेलेबल नहीं है, पानी ही नहीं मिलेगा, तो बिजनेस प्रोसेस आगे नहीं चलेगी, वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को लॉस बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड वेदर कैन डैमेज इक्विपमेंट, डिस्टर्ब प्रोडक्शन एंड अफेक्ट एम्प्लॉयज सेफ्टी। बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो मशीनों पर काम करते हैं, अगर ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है तो वर्कर्स वहाँ पर इतनी गर्मी को बियर नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर वर्कर काम करने में एफिशिएंट नहीं है, उसको हेल्थ इशू हो रहा है, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। थोड़े टाइम पीरियड के लिए भी प्रोडक्शन प्रोसेस रुकने से क्या होगा, बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस वहाँ पर बियर करना पड़ता है। जियोलॉजिकल इवेंट, लैंडस्लाइड कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग इन द ट्विंकल ऑफ आइज, कि इस तरीके से लैंडस्लाइड होना कि पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसको एक ह्यूमन बीइंग अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि 2 मिनट पहले वो कहाँ था और 2 मिनट के बाद उसको कितना नुकसान हो गया। यह है जियोलॉजिकल इवेंट। सेकंड, ह्यूमन कॉजेज, कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिनकी वजह से बिजनेस को लॉस बियर करना पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। बिजनेस रिस्क रेफर टू सिचुएशन वेयर द एक्शन और इनएक्शन ऑफ पीपल आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लीड टू पोटेंशियल लॉसेस फॉर ए बिजनेस, की जो वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनका इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उन्हें पता नहीं होता कि उनकी वजह से लॉसेस होगा या नहीं होगा, बट बिजनेस को लॉस बियर करना पड़ता है। दीज रिस्क कैन स्टीम फ्रॉम एम्प्लॉयज बिहेवियर, मैनेजमेंट डिसीजन और इवन एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्विंग ऑफ पब्लिक। यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया गया एम्प्लॉय नेग्लिजेंस और एरर। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से भी बिजनेसमैन को लॉस बियर करना पड़ता है। जो ओनर है बिजनेस का, वो बहुत भारी भरकम मात्रा में लॉस बियर करता है। किसकी वजह से? एम्प्लॉयज़ की मिस्टेक की वजह से ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर कस्टमर सर्विस की, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा था और उसके एम्प्लॉयज़ ने क्या सर्विस प्रोवाइड की, अच्छा गुड्स नहीं बनाया, जिसकी वजह से कस्टमर को क्या बियर करना पड़ा, लॉस बियर करना पड़ा, वो फिजिकली डैमेज हो गया। फिर आफ्टर जो सेल सर्विस होती प्रोडक्ट की, वो अच्छी प्रोवाइड नहीं की गई, या फिर डैमेज्ड इक्विपमेंट को ही डैमेज कर दिया एम्प्लॉयज़ ने, या फिर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है उनकी सर्विस से, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ता है बिजनेसमैन को। एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्टी मीन्स फ्रॉड करना, थेफ्ट करना एम्प्लॉयज़ के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस होता है। स्ट्राइक और लॉकआउट कौन करता है? एम्प्लॉयज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाती है और बिजनेस को रिवेन्यू होने की बजाय लॉस बियर करना पड़ता है। मिसमैनेजमेंट, कई बार एम्प्लॉयज़ की बजाय जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो भी पुअर डिसीजन ले लेती है, इनएडिक्वेट प्लानिंग करती है, फ्यूचर को अच्छी तरीके से देख के प्लानिंग नहीं करती। जो डिमांड एस्टिमेशन होता है कस्टमर से रिलेटेड कि कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, तो वहाँ पर कुछ मिसमैनेजमेंट मतलब पुअर डिसीजन टेकिंग की वजह से भी रिस्क बियर करना पड़ता है। चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, shift in consumer taste and demand can lead to decreased sale and potential losses if the business is unable to adopt। अगर टाइम टू टाइम बिजनेस चेंजेस सिनेरियो को अडोप्ट नहीं करेगा, कस्टमर की जो चेंज हो रहा है डिमांड में, उनके प्रेफरेंसेस में, उनको अडॉप्ट करके अगर वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लेके आएगा तो भी उनको लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी उनके कस्टमर थे वो दूसरे कम्पिटिटिव फर्म के प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। पुअर कस्टमर सर्विस, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा तो उसकी वजह से बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, फिर कस्टमर दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी उनको लॉस बियर करना पड़ेगा। वीक इंटरनल कंट्रोल में क्या कहा?
Lack of proper internal control can create opportunities for error, fraud and theft. कि टाइम टू टाइम इंटरनल कंट्रोल किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सुपरवाइज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि अगर वहाँ पर एरर होने के चांसेस हैं उन एरर को कैसे ख़त्म की, फ्रॉड और थेफ्ट होने के चांसेस है तो उनको कैसे रिमूव किया जाए. तो टाइम टू टाइम सुपरविजन इज नेसेसरी इन दी ऑर्गेनाइजेशन. लैक ऑफ ट्रेनिंग, जो इनसफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनको काम करना नहीं आता तो वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि जो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं एट द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस तो वो भी कम हो जाएं, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस ना बियर करना पड़े. पुअर कम्युनिकेशन, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, डिले एंड इनएफिशिएंसी. इसमें कहा कि पुअर कम्युनिकेशन की वजह से भी कई बार प्रोडक्शन प्रोसेस में डिले हो जाता है और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में डिले होने की वजह से वो टाइम पर अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाते. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि टाइम पर प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए. थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेस. इकोनॉमिक कॉजेस में इंक्लूड किया गया फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइस, चेंजेस, इंक्रीज कंपटीशन एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी. कि जो मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है उसको भी ध्यान में रखकर हमें अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए. अगर एक बिजनेसमैन जो भी चेंजेस सिनेरियो है डिमांड से रिलेटेड उसके ऊपर फोकस नहीं करता तो उसकी वजह से भी उसको रिस्क बियर करना पड़ता है. फ्लक्चुएशन इन इनपुट प्राइस, अगर रॉ मटेरियल के प्राइस में चेंज हो रहा है, हमने एस्टिमेट कुछ किया था, हमारा जो स्टैंडर्ड था कि रॉ मटेरियल का प्राइस एक यूनिट का हमें मिलेगा 10 रुपीज़, बट वहाँ पर निकला क्या 15. तो चेंज हुआ उसकी कॉस्ट में, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कम रखना पड़ा, बट प्रोडक्शन जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई. तो ये भी क्या है, कॉजेज ऑफ रिस्क इन बिजनेस. प्राइस चेंजेस, फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन इम्पैक्ट ए बिजनेस एबिलिटी टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी. की जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी वजह से भी बिजनेसमैन को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए. अगर वो चेंजेस प्राइस को अडॉप्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर तब भी उसको लॉस बियर करना पड़ेगा. कंपटीशन, अगर एक बिजनेसमैन मार्केट में टिके रहना चाहता है तो जो भी कंपटीटिव फर्म है उनके अकॉर्डिंग भी उसको अपने प्राइस को सेट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर प्रॉफिट मार्जिन उसको कम रखना पड़े तो वो भी वहां पर उसको अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा मार्केट में टिके रहने के लिए. इकोनॉमिक डाउनटर्न, रिसेशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न और रिसेशन कैन लीड टू डिक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड रिड्यूस बिजनेस एक्टिविटी इम्पैक्टिंग सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी. कि जब मार्केट में रिसेशन आता है तो उस टाइम पर सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के अंदर. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अगर एक बिजनेसमैन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आए, मींस एडवांस टेक्नोलॉजी का वो यूज करे ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसके प्रोडक्ट की वो कम आए. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की बजाय न्यू टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करे जिसकी वजह से प्राइस भी कम आए, प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट भी कम आए और वो प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से सेट कर सके. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी अगर टैक्स में चेंज कर रही, बार बार जो टैक्स रेट है उसमें चेंजेस ला रही है, न्यू टैक्स को इंट्रोड्यूस कर रही है तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. अगर गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन में चेंज कर दे तो बिजनेसमैन को भी उन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस में चेंज लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज उसका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा. फाइनेंशियल इशू, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर बिजनेसमैन गवर्नमेंट सेक्टर से या फिर प्राइवेट सेक्टर से लोन लेता है तो क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है या घट रही है, तो इसके ऊपर भी उसको फोकस करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर के प्लान डिसाइड करने पड़ते हैं. इफ हायर टैक्सेस imposed by the government then business profitability and cash flow reduce. फोर्थ पॉइंट है अदर कॉजेज, और एक्सटर्नल कॉजेज भी हो सकते हैं बिजनेस को. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टाइम टू टाइम चेंज इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनस्टेबल है, कभी भी चेंज हो जाती है. अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो पॉलिसी चेंज होंगी बिजनेस से रिलेटेड जिसकी वजह से बिजनेस प्रोसेस इफेक्ट होती है. टेक्निकल फेलर,
इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, मॉल फंक्शन कैन लीड टू प्रोडक्शन डिले, सेफ्टी हैजार्ड एंड फाइनेंशियल लॉसेस। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस के जो इक्विपमेंट थे वही खराब हो जाएं, वर्कर्स की वजह से हों या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से ब्रेकडाउन हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो भी क्या है, लॉसेस बियर करना पड़ता है उसकी वजह से भी बिजनेसमैन को। एक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक हो जाता है जिसकी वजह से बिजनेस प्रोसेस डिस्टर्ब होती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, एंड क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी। टेररिस्ट अटैक की वजह से क्या होता है, फियर और अनसर्टेनिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी चेंजेस, न्यू लॉ और रेगुलेशन कैन इम्पोज न्यू कंप्लायंस कॉस्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटी और इवन लीड टू फाइन्स और पेनल्टी। कि जो भी न्यू लॉ और रेगुलेशन इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको भी अडॉप्ट करना पड़ता है। कई बार गवर्नमेंट ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगा देती है, नए अडॉप्ट करने पड़ते हैं बिजनेस को, जिनकी वजह से कुछ एक्टिविटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो टाइम टू टाइम बिजनेसमैन को चाहिए कि वो चेंजेस को अडॉप्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चांसेस ऑफ रिस्क को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये थे कॉजेज ऑफ रिस्क इन बिजनेस, क्या क्या रिस्क एक बिजनेसमैन को बियर करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।